हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 7 है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो चलिए इस टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए, सबसे पहले इस चीज का मीनिंग समझते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशंस का मतलब होता है ऐसे इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो 1 होगी या डिग्री जो है इक्वेशन की वो 1 होगी। तो हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ पर नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी हो सकती हैं? तो देखिए, नंबर ऑफ इक्वेशन 2 3 4 5 कितनी भी हो सकती हैं, हम उनको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें वेरिएबल्स की कि वेरिएबल्स कितने होंगे, तो वेरिएबल्स भी कितने भी हो सकते हैं। लेकिन हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एकेटी में क्वेश्चन आता है, वहां पर जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 वेरिएबल्स के आते हैं, 3 वेरिएबल्स के आते हैं, ठीक है ना। या कभी कभी 4 वेरिएबल्स के भी आ जाते हैं। तो जनरली 3 और 4 वेरिएबल से ज्यादा वेरिएबल के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आते हैं। दूसरा, नंबर ऑफ इक्वेशंस की बात करें तो जनरली 3 इक्वेशंस के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी कभी 4 इक्वेशन भी हो सकती हैं, तो इससे ज्यादा नहीं होगा। चलिए, तो इसमें हमारे पास एक्चुअल में दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और एक है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखिए, दोनों सिस्टम को आपको क्या डिफरेंस है दोनों सिस्टम में, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम बात करें नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की, तो यहां पर आप देख सकते हैं 3 इक्वेशंस आपके सामने लिखी हैं। ठीक है, मैंने एग्जाम पर 3 ही इक्वेशन क्या लिया है, कितनी भी इक्वेशंस हो सकती हैं, लेकिन हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वहां 3 और 4 से ज्यादा नहीं होंगी। तो अगर आप इन इक्वेशंस पे ध्यान दें तो देखिए यहां पर क्या है, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स हैं, 3 ही इक्वेशन है, और राइट साइड में सभी जगह पर कांस्टेंट लिखा है। D1 D2 D3 ये सब क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो ऐसी इक्वेशन जहां लेफ्ट साइड में वेरिएबल्स हैं, राइट साइड में कांस्टेंट है, ठीक है, तो इस टाइप की जो इक्वेशन यानी कि सभी में कांस्टेंट टर्म है, तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है इनको हम बोलते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखो, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे ध्यान दीजिए। अगर इसमें और इसमें आप डिफरेंस देखें तो डिफरेंस सिर्फ कांस्टेंट टर्म का है, उधर सभी कांस्टेंट टर्म जीरो है। ऑल कांस्टेंट टर्म्स आर जीरो। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अगर इन तीनों में से एक भी D1 D2 D3 है, अगर यहां पर एक भी कांस्टेंट नंबर आता है और बाकी सब जीरो रहते हैं, फॉर एग्जांपल D1 की वैल्यू 2 है और D2 D3 जीरो है, तब भी ये सिस्टम नॉन होमोजीनियस ही रहेगा। होमोजीनियस सिस्टम होने के लिए सारे कांस्टेंट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। ठीक, दूसरी चीज, अब यहां पर जो हमारे पास ये 3 इक्वेशन है ना, या यहां पर भी 3 इक्वेशन है, हमें ये इक्वेशन कौन से मेथड से सॉल्व करनी है ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यहां पर जो हम मेथड यूज करेंगे वो मेथड हमारा मैट्रिक्स से रिलेटेड होगा, क्योंकि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो मैट्रिसेस है। तो यहां पर हम मैट्रिक्स मेथड का यूज करेंगे इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। और मैट्रिक्स मेथड में भी हम यहां पर रैंक की हेल्प से इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यानी कि हम यहां पर जैसे रैंक कैलकुलेट करते थे वैसे ही ऑपरेशन यहां पर लगाएंगे, ठीक है, और उसी ऑपरेशन से हम यहां पर एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, यानी कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए कि इन इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला यही है कि मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहां पर बेटा 3 मैट्रिक्स हमको आपको बनानी होंगी। पहली जो मैट्रिक्स होगी आपकी वो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनेगी। फर्स्ट मैट्रिक्स एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनेगी। ध्यान दीजिए किस तरह से, देखिए जैसे यहां पर अगर हम बात करें x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1, c z का कोफिशिएंट c1, तो इससे हमारे पास पहली मैट्रिक्स आप बनाएंगे A, और जो A मैट्रिक्स के एलिमेंट होंगे उस पर जरा ध्यान दीजिए। A में X के कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में आएंगे, Y के कोफिशिएंट सेकंड कॉलम में आएंगे और Z के कोफिशिएंट थर्ड कॉलम में आएंगे। तो हमारे पास देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, A1 A2 A3। Y के कोफिशिएंट सेकंड कॉलम में B1 B2 B3 C1 C2 एंड C3। ये हमारे पास आ गई मैट्रिक्स A। मतलब इसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी इसको कहा जाता है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स आएगी वो वेरिएबल्स की आएगी, जिसको हम लिखते हैं एक्स। देखिए कैपिटल एक्स वेरिएबल की मैट्रिक्स, यानी कि वेरिएबल्स कितने हमारे पास यहाँ पर 3 है, एक्स वाई और जेड। तो आप यहां पर एक्स वाई और जेड लिख देंगे। और जो थर्ड मैट्रिक्स होगी वो होगी हमारी कांस्टेंट की। जो हमारे पास कांस्टेंट है या राइट साइड में, इन सब की जो मैट्रिक्स होगी उसको हम कहेंगे कांस्टेंट मैट्रिक्स। ये है आपके पास वेरिएबल मैट्रिक्स। अब कांस्टेंट मैट्रिक्स देखिए क्या होगी, बी।
कांस्टेंट मैट्रिक्स को बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें क्या क्या एलिमेंट आएंगे, D1, D2 एंड D3। दिस इज द कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो हमारे पास यहाँ पर तीन मैट्रिक्स आ गए। देखिए हम इक्वेशंस को देख के हमने यहाँ पर मैट्रिक्स लिखी है। तो जो पहली मैट्रिक्स है ए, उसमें एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट आ गए। दूसरी मैट्रिक्स हमारी वेरिएबल की है जिसमें एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल आ गए, जिसको हम कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और थर्ड मैट्रिक्स है हमारी कांस्टेंट टर्म की, D1, D2 एंड D3। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया इन तीनों इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो हमने तीनों मैट्रिक्स लिखी हैं, अगर इस पर आप ध्यान दें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी, ए एक्स इक्वल टू बी। ये यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए एक्स इक्वल टू बी। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप ए एक्स इक्वल टू बी लिखेंगे, देखिए ए और एक्स और इक्वल टू में बी लिखेंगे तो आपके पास वापस यही इक्वेशन आ जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आप ध्यान दीजिए, नॉन होमोजीनियस सिस्टम को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी की इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यहां पर नंबर ऑफ इक्वेशन 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं। और जब नंबर ऑफ इक्वेशन 3 से ज्यादा होती है तो जनरली हम वेरिएबल x1, x2, x3, x4 के टर्म्स में लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैट्रिक्स 4x4 की या 4x3 की बन जाएगी। यहां पर वैसी ही इक्वेशंस बनेंगी, वैसी ही मैट्रिसेस बनेंगी, बस थोड़ा मैट्रिक्स बड़ी हो जाएंगी। अब इधर ध्यान दीजिए, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए पहला तो एग्जैक्टली सेम है, मैट्रिक्स ए कोफिशिएंट से बनेगी। मैट्रिक्स ए आप कोफिशिएंट से बना देंगे। देखिए तो यहां पर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या क्या है, A1, A2 और A3, B1, B2, B3, C1, C2 एंड C3। ये एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हो गए। दूसरा यहां पर वेरिएबल की मैट्रिक्स क्या बनेगी? तो वेरिएबल पर अगर आप ध्यान दें x इक्वल टू में, तो वही सेम आएगी x, y और z। देखिए दोनों में केवल D1, D2, D3 का ही डिफरेंस है। हाँ, मैट्रिक्स B जो हमारे पास आएगी उसमें सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 0 0, यानी कि मैट्रिक्स B यहां पर 0 होगी। तो अगर हम इसको अब इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो कैसे लिखेंगे? देखिए AX इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ये होगा इसका रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए ये है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन और ये है होमोजीनियस सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास दो टाइप के होते हैं, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ए सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो अब इस पे जरा ध्यान दीजिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए नॉन होमोजीनियस सिस्टम का जो हमारा इक्वेशंस होंगी उसको हम ax इक्वल टू बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लास्ट आपको स्लाइड में मैंने बताया। एक और इंपॉर्टेंट चीज अगर आप यहां पर ध्यान दें, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए, यहां पर मैट्रिक्स ए, ये वेरिएबल की मैट्रिक्स, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स, इसी को हमने लिखा है ए का मतलब यहां पर ए वाली मैट्रिक्स आएगी, एक्स का मतलब यहां पर एक्स वाली मैट्रिक्स आएगी और बी का मतलब यहां पर बी वाली मैट्रिक्स आएगी। ठीक, अच्छा अब इसमें देखो, अगर आप यहां पर देखेंगे हमारे पास ए एक्स इक्वल टू बी को हमने यहां लिखा है। अब इसमें देखिए जो हमारा नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होती है ना, इन इक्वेशन का सॉल्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि यहां पर सॉल्यूशन हो भी सकता है और हो सकता है कि नो सॉल्यूशन हो। तो यहां पर दो कंडीशन है। तो अब हम कैसे पहचानेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि जो हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए इंपॉर्टेंट, सबसे पहले यहां पर आप क्या करेंगे, फाइंड रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। अब इसको पहले समझते हैं कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो यहां पर लिखी है ये एक्चुअल में क्या है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर ध्यान दीजिए क्या होगा, इसको पहले यहां पर समझते हैं। तो देखिए लास्ट स्लाइड में जो मैंने आपको बताया था, ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। अब ध्यान दीजिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, देखिए मैं इसकी आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख के दिखाता हूं ए। ठीक है, देखिए जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, यहां पर इस मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं कि इसको कैसे लिखेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। चलिए इसको लिखते हैं, देखिए हाँ,
चलिए ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे इस पे जरा ध्यान दें। देखिए यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, देखिए हमारे पास ए मैट्रिक्स के सारे कोफिशिएंट लिख दीजिए, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। अब ध्यान देना जरा, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, जो आपके पास मैट्रिक्स बी है उसको भी ए में ही इंक्लूड कर देंगे, उसको भी ए में ही इंक्लूड कर देंगे इस तरीके से। कितना है D1 D2 एंड D3। और ये जो आपके पास एक नई मैट्रिक्स आई है, दिस इज द ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। मतलब आपको क्या करना है, केवल जो आपके पास मैट्रिक्स बी है उसको मैट्रिक्स ए में ही इंक्लूड कर देना है, मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए में ही इंक्लूड कर देना है। और हमें क्वेश्चन, जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है और कैसे उसकी रैंक को कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स होगी जिसमें हमने ए और बी दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, मर्ज कर दिया। ठीक, चलिए अब देखिए आगे, अब इस पे ध्यान देते हैं। ए सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी। तो इसको देखिए क्या करना है, ध्यान दीजिए। यहां पर सबसे पहले आप रैंक को कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहां पर रो मतलब रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, दोनों की रैंक फाइंड आउट करेंगे। रैंक फाइंड करने के बाद अगर दोनों की रैंक आ गई इक्वल, दोनों की रैंक अगर इक्वल आ जाती है, ध्यान दीजिए, अगर दोनों की रैंक इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और सिस्टम होगा कंसिस्टेंट। देखिए जिस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उस सिस्टम को हम कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं, और जिस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो कंसिस्टेंट सिस्टम कब होगा, जब दोनों की रैंक इक्वल आएगी। ठीक है, रैंक कैसे कैलकुलेट करनी है वो हम कैलकुलेट करेंगे इक्लियन फॉर्म मेथड से, जो मैं आपको रैंक में पढ़ा चुका हूं। रैंक को कैलकुलेट करने का जो हमारा पहला मेथड था इक्लियन फॉर्म मेथड, उसी मेथड से हम रैंक कैलकुलेट करेंगे ए मैट्रिक्स की और ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की। और अगर दोनों की रैंक इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे कि सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है। सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है। और अगर दोनों की रैंक इक्वल नहीं आती है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, मतलब उस सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो देखिए ये तो बहुत आसान हो गया, आप दोनों की रैंक कैलकुलेट करिए, अगर दोनों की रैंक इक्वल नहीं आई तो आप बोल दीजिए कि सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, आप सिंपली लास्ट में लिख देंगे द गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, खत्म। ठीक है, उसके आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन अगर दोनों की रैंक इक्वल आ गई तो सिस्टम होगा कंसिस्टेंट, मतलब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करेगा तो आपको सॉल्यूशन को कैलकुलेट भी करना होगा। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्यूशन को कैलकुलेट करेंगे, इसको समझिए आप। अब यहां पर जब रैंक इक्वल आ जाएगी तो इसके बाद आपको क्या चेक करना है ये भी ध्यान दीजिए। देखिए रैंक इक्वल आने के बाद मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन जो आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें 3 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स हैं। और आपकी दोनों मैट्रिक्स की रैंक इक्वल आ चुकी है और जो रैंक आपकी आई है वो 3 है, यानी कि रैंक जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है। तो अगर ऐसा हुआ कि आपकी जो रैंक है ए मैट्रिक्स की और ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की दोनों इक्वल हैं और वो रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल के भी इक्वल है, तो उस केस में जो आपका सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी कि आपके पास वेरिएबल की एक एक ही वैल्यू आएगी, यूनिक सॉल्यूशन। अब इसमें दूसरा केस भी है कि अगर आपके पास रैंक तो इक्वल है लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, जैसे हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसमें 3 वेरिएबल है लेकिन रैंक आपकी 2 आई है। तो रैंक अगर 2 आ गई आपके पास तो इसका मतलब रैंक जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है। तो इस केस में आपके पास जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो ये हमारे पास जो नॉन होमोजेनियस सिस्टम की समरी है, ठीक है, इसको आपको पता होना चाहिए। ये अगर आपको पता है तो आपको क्वेश्चंस करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर हमें नया कुछ नहीं करना, जो हमें करना है वो हमें सब पहले से आता है। बस हमें ये नई चीज है जो सीखनी है। हमें पता होना चाहिए कि सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन मतलब इक्वेशन ऑफ सिस्टम जो है हमारे पास, उनका सॉल्यूशन कब होगा और कब सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर सॉल्यूशन होगा तो कब यूनिक होगा और कब इनफाइनाइट होगा, और यूनिक को कैसे फाइंड करेंगे और इनफाइनाइट को कैसे फाइंड करेंगे ये मैं आपको भी सिखा देता हूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। पहले नॉन होमोजीनियस सिस्टम के क्वेश्चन करेंगे और बाद में होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस द साइमल्टेनियस इक्वेशन। मैट्रिक्स के हेल्प से हमें ये इक्वेशंस को सॉल्व करना है।
तो ध्यान दीजिए, चलिए सॉल्व करते हैं इन इक्वेशंस को। देखिए क्या है, सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस साइमल्टेनियस इक्वेशन। तीन इक्वेशन आपको दी हैं एक्स वाई जेड में, तीन ही वेरिएबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 वेरिएबल्स भी होते तो भी क्वेश्चन ऐसे ही होता। ठीक है, चलिए तो 3 वेरिएबल है, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले इसमें ए मैट्रिक्स देखिए क्या है ए। तो आप अगर इसमें ध्यान दें मैट्रिक्स ए, देखिए मैट्रिक्स ए जो बनेगी वो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनेगी, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से। चलिए मैं पहले तीनों इक्वेशंस को नीचे लिख देता हूं। तो ध्यान दीजिए तीन इक्वेशंस क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में 3, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, एक्स प्लस एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू में 4। उसके बाद है x प्लस 4y प्लस 9z इक्वल टू में 6। ये हमारे पास तीन इक्वेशन है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4, x प्लस 4y प्लस 9z इक्वल टू 6। अब हम इन इक्वेशन की हेल्प से मैट्रिक्स ए लिखेंगे, या आप डायरेक्टली ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। देखिए तो यहां पर अगर मैं लिखूं कि इसकी ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगी, तो ध्यान दीजिए ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में डायरेक्टली लिख रहा हूं। देखिए ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो इसमें देखिए क्या क्या एलिमेंट आएंगे। अब ध्यान दीजिए जरा जल्दी से, देखिए सबसे पहले x के कोफिशिएंट आएंगे जो कि 1 है तीनों, फिर y के कोफिशिएंट आएंगे 1 2 एंड 4, फिर z के कोफिशिएंट आएंगे 1 3 एंड 9। देखिए ये हमारे पास अभी x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट आ चुके हैं, यानी कि ये अभी मैट्रिक्स ए है। लेकिन हमें डायरेक्टली लिखना ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में क्या होगा, जो आपके कांस्टेंट नंबर है वो लास्ट कॉलम में आ जाएंगे। कांस्टेंट नंबर कहां आएंगे, लास्ट वाले कॉलम में। तो आप इनको ऐसे लिख देंगे, यहां पर 3, यहां पर 4 और यहां पर 6। ये हमारे पास होगी ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो एक ही साथ लिख दिया, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसी ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में रैंक कैलकुलेट करेंगे। देखिए ध्यान रखना, इसमें जो फर्स्ट 3 कॉलम है वो मैट्रिक्स ए के हैं। फर्स्ट 3 कॉलम क्या है, मैट्रिक्स ए, और चारों कॉलम को अगर मर्ज कर दें 3 के साथ, इसको भी मर्ज कर दें तो ये ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, इसकी रैंक को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसकी रैंक क्या होगी, ध्यान दीजिए जरा कैसे कैलकुलेट करना है इसकी रैंक को। तो एक काम करते हैं, हमें इक्लियन फॉर्म मेथड पहले ही पढ़ चुके हैं, यानी कि इक्लियन फॉर्म मेथड में हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि मैंने आपको रैंक के पहले लेक्चर में पढ़ाया था। तो आपको सबसे पहले यहां पर क्या करना है, इसको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय इक्लियन फॉर्म मेथड। और इक्लियन फॉर्म मेथड में हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। तो आपको इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। इन तीनों एलिमेंट्स को आप 0 बना देंगे तो हमें इसकी रैंक पता चल जाएगी। नंबर ऑफ वेरिएबल हमें पहले से पता 3 है, अगर इसकी रैंक भी 3 आ गई तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर इसकी रैंक वेरिएबल 3 है, इसकी रैंक भी 3 आ गई तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों एलिमेंट को 0 बनाना है। तो इन दोनों को 0 बनाने का क्या तरीका है, आप देखिए ये R2 रो है, R2 में से R1 को माइनस कर दीजिए। तो R2 में चेंज R2 माइनस R1, R2 में चेंज R2 माइनस R1। चलिए कितना आएगा देखिए, और R3 में भी करना है चेंज। तो R3 में क्या चेंज करना है, R3 माइनस R1, या ऐसा कह लीजिए कि आपको माइनस करना है R2 में से R1 को माइनस करना है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, R2 में चेंज R2 प्लस माइनस टाइम्स ऑफ R1, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इधर ध्यान दीजिए क्या करना है, डायरेक्टली माइनस कर दे, सिंपल कैलकुलेशन है। तो आपके पास जो नई मैट्रिक्स आएगी उसको देखिए ध्यान से, क्या होगी, न्यू मैट्रिक्स। न्यू मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी। R1 में कोई चेंज नहीं है तो 1 1 1 और 3। R2 में चेंज है, देखिए R2 में से R1 को माइनस करना है तो 1 माइनस 1 0,
2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2 और 4 माइनस 3 1। थर्ड रो में देखिए, इसमें से भी माइनस करना है आपको फर्स्ट रो को, तो 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3, 9 माइनस 1 8 और 6 माइनस 3 3। ये हमारे पास न्यू मैट्रिक्स आ गई। अब देखिए नेक्स्ट, अब क्या करना है, देखिए अब हमें इस 3 को 0 बनाना है। इस 3 को क्या करना है, 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ सेकंड रो। इस 1 की हेल्प से बनाना है। ध्यान दीजिए, देखिए इक्विलियन फॉर्म में हम अब फर्स्ट रो का यूज नहीं कर सकते। अगर आप फर्स्ट रो की हेल्प से इसको 0 बनाएंगे तो यहां पर जो 0 आपने पहले बनाया था वो 0 हट जाएगा। और ध्यान रखें, जो 0 आप बना चुके हैं वो हटना नहीं चाहिए। चलिए, तो अब आप इस 3 को 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ 1। ये वाला जो 1 है तो आपको R3 में चेंज करना है। R3 में चेंज करना है। क्या चेंज करना है, R3 में देखिए 3 में क्या ऐड करेंगे, ये 0 हो जाए। 3 में आप -3 ऐड कर दीजिए। इसका मतलब आप R2 रो को -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। चलिए, तो ऐसा करने से आपके पास जो नई मैट्रिक्स आएगी उस पर ध्यान दीजिए, वो क्या होगी। देखिए अब आपके पास जो नई मैट्रिक्स आ जाएगी उसमें आपके पास देखिए R3 में चेंज है, पहली दो रो में कोई चेंज नहीं है, 1 1 1 3, उसके बाद 0 1 2 1 और लास्ट में देखिए लास्ट R3 में चेंज करना है। R3 के एलिमेंट है 0 3 8 और 3। इसमें आपको क्या करना है, R2 को -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। 0 -3 -6, -3 से मल्टीप्लाई करें -6 और -3। अब इनको ऐड कर दें, 0 0 2 और 0। तो आपके पास नई रो के एलिमेंट आ गए 0 0 2 और 0। ठीक, चलिए अब यहां पर हमारे पास देखिए तीनों एलिमेंट 0 हो चुके हैं। अब आप ध्यान से देखें तो अब हमारे पास तीनों एलिमेंट 0 हो चुके हैं जिनको हमें 0 करना था। यानी कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। इक्लियन फॉर्म मेथड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपको इसकी रैंक देखनी है। अब जरा रैंक पे ध्यान दीजिए। देखिए अगर आप ध्यान दें यहां से यहां तक ये मैट्रिक्स ए है। क्या है, मैट्रिक्स ए। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स ए केवल यहां तक है, उसके बाद तो मैट्रिक्स बी का कॉलम ऐड है। तो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में ए और बी को हम क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। लेकिन हम इनकी रैंक को अलग अलग कैलकुलेट नहीं करते, रैंक एक ही साथ एक ही स्टेप में कैलकुलेट करते हैं। अब अगर आप ध्यान दें, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि जो ए मैट्रिक्स की रैंक है वो कितनी है, तो देखिए ए मैट्रिक्स की रैंक की अगर हम बात करें तो ए मैट्रिक्स में 1 2 3 तीनों ही रो नॉन जीरो है। इक्लियन फॉर्म मेथड में क्या करते हैं, पहले हम मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसमें नंबर ऑफ जीरोस काउंट करते हैं। तो अगर आप मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ नॉन जीरोस रो काउंट करते हैं, तो अगर देखिए ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है और ये भी नॉन जीरो रो है। अगर रो में एक भी एलिमेंट नॉन जीरो है तो वो रो नॉन जीरो कहलाएगी। इसका मतलब मैट्रिक्स ए की जो रैंक है वो कितनी है, 3। मैट्रिक्स ए की रैंक कितनी है, 3। तो अब यहां पर अगर आप ध्यान दें तो मैट्रिक्स ए, इसकी रैंक हमारे पास आ गई 3। अच्छा, अब ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए अगर मैं ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक की बात करूं तो इसकी रैंक भी 3 है। क्यों 3 है, क्योंकि ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स तो ये कंप्लीट मैट्रिक्स है। अगर आप इस पूरी मैट्रिक्स में देखें तो तीनों ही रो नॉन जीरो है, तो यानी कि ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी 3 हो गई। यानी कि ए की रैंक भी 3 हो गई और ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी 3 हो गई। इसका मतलब दोनों की रैंक इक्वल है। और कितनी है, 3 है। क्या ये जो रैंक इक्वल आई है, क्या ये नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है? तो अगर आप इस सिस्टम में इक्वेशन में वेरिएबल देखें तो 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड और हमारी रैंक भी 3 आई है। इसका मतलब देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। नंबर ऑफ अननोन्स बराबर है। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक है। तो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन।
द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, तो आप यहां पर लिखेंगे द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज consistent with unique solution. देखिए ऐसा कब होगा, अगर आपकी मैट्रिक्स ए की रैंक ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक दोनों इक्वल हैं और वो नंबर ऑफ अननोन के इक्वल हैं, तो जो मैट्रिक्स का सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा, कंसिस्टेंट होने के साथ साथ यूनिक होगा। देखिए कंसिस्टेंट होने के लिए क्या कंडीशन है कि दोनों मैट्रिक्स की रैंक सेम होनी चाहिए, तो वो रैंक सेम है तो कंसिस्टेंट हो गया। और अगर रैंक नंबर ऑफ अननोन के इक्वल है तो उसका सॉल्यूशन यूनिक होगा। तो हमारा जो यहाँ पर सॉल्यूशन है यूनिक है। अब इस यूनिक सॉल्यूशन को आपको कैलकुलेट भी करना है। तो देखिए यूनिक सॉल्यूशन को कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा ध्यान दीजिए, कैसे कैलकुलेशन होगी उस पर भी ध्यान दीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स के कोफिशिएंट है, देखिए ए मैट्रिक्स के कोफिशिएंट पहली 3 कॉलम में लिखें, ठीक। आप इनको क्या करेंगे, x, जैसे फर्स्ट रो है आपके पास 1 1 1, तो 1 को भी आप x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 को फिर y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू 1 x, y इंटू 1 y, प्लस z इंटू 1 z, एंड इक्वल टू में लिखेंगे 3, जो हमारा लास्ट में लिखा हुआ एलिमेंट है, इक्वल टू 3। उसके बाद सेकेंड रो के एलिमेंट, सेकेंड रो में देखिए x इंटू 0 0 आ जाएगा, तो x का कोफिशिएंट नहीं आएगा, y इंटू 1 y आएगा, प्लस 2 इंटू जेड और इक्वल टू में आ जाएगा 1। थर्ड में देखें आप 2 आ रहा है हमारे पास, तो 2 इंटू जेड, एक्स और y तो आएगा नहीं, तो 2 इंटू जेड इक्वल टू में 0। तो अब आपको क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। आप लास्ट वाली इक्वेशन से स्टार्ट करिए, 2z इक्वल टू 0 है। देखिए इसको आप इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। तो अगर आप थर्ड इक्वेशन से स्टार्ट करें तो आपके पास जो z की वैल्यू आ जाएगी z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, ठीक। अब इस z इक्वल टू 0 को अगर आप इक्वेशन 2 में पुट करें तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, y इक्वल टू आएगा 1, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 1। अब z 0 और y 1 को आप इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो देखिए क्या आएगा, x प्लस y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 0 इक्वल टू में 3, और 1 उधर चला जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहां से आपको मिल गया x इक्वल टू 2। तो आपके पास x y z तीनों वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 0। तो हमारा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था, जिसमें 3 इक्वेशन गिवन थी, 3 वेरिएबल थे, इनको हमने सॉल्व कर दिया, x y z की वैल्यू आ गई। एक बार और ध्यान से समझिए, समराइज करना हूं इसको। देखिए आपके पास 3 इक्वेशन थी, सबसे पहले आपको क्या करना है, तीनों इक्वेशंस को लिखना है, और उसके बाद यहां पर इन तीनों इक्वेशन की ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखनी है। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखने के बाद इसको आपको इक्लियन फॉर्म से कन्वर्ट कर देना अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में, मतलब इक्लियन फॉर्म मेथड से अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, याद रखें यहां पर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगेगा, सिर्फ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। हमने इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर हम रैंक चेक करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ध्यान दीजिएगा कि यहां से यहां तक आपके पास मैट्रिक्स ए है, तो मैट्रिक्स ए में कितनी नॉन जीरो रो है, 3, तो रैंक 3। उसके बाद ये पूरी कंप्लीट चारों कॉलम को इंक्लूड कर ले तो ये ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स है, इसकी रैंक भी आई 3। अगर दोनों की रैंक इक्वल है, अगर दोनों की रैंक इक्वल है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब है सिस्टम का सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्यूशन होगा तो उसमें भी 2 केस है, यूनिक भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। यूनिक कब होगा, अगर आपकी जो रैंक आई है अगर वो नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर है तो यूनिक होगा, और अगर आपकी रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है तो इनफाइनाइट होगा। तो यहां पर तो जो रैंक है वो नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर है, तो हमारा सिस्टम जो होगा वो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा सिस्टम का, ठीक। तो हमने उस यूनिक सॉल्यूशन को कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, जो मैट्रिक्स ए है उसमें एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे कोफिशिएंट को, 1x 1y 1z इक्वल टू 3। इधर देखो x इंटू 0 x आएगा नहीं, y इंटू 1 y आएगा, 2 इंटू जेड 2z आएगा इक्वल टू में 1, और लास्ट में एक्स वाई नहीं आएगा क्योंकि 0 0 है, z आएगा 2z इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप z की वैल्यू निकालें, 0 आएगी, फिर उससे पहली वाली इक्वेशन में पुट करें, y आ जाएगा, और फिर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास x आ जाएगा। अब ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब देखो ध्यान से सुनना,
अगर इसमें वेरिएबल 3 की जगह 4 भी होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर 4 वेरिएबल होते तो आपकी जो मैट्रिक्स है थोड़ा बड़ी हो जाती, इक्वेशन भी 4 होती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक रो और बढ़ जाती। तो देखिए हम जब हमने रैंक कैलकुलेट की थी इक्विवेलेंट फॉर्म मेथड से, तो वहां पर मैंने आपको 3x3 मैट्रिक्स, 3x4 मैट्रिक्स, 4x4 मैट्रिक्स सबको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करवा रखा है, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्टिगेट फॉर द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड इफ पॉसिबल फाइंड द सॉल्यूशन। मतलब हमें पहले ये चेक करना है, इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करना है कि ये जो सिस्टम है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। और अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए इनकंसिस्टेंट हुआ तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, फिर तो नो सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तीनों इक्वेशंस को। तो तीनों इक्वेशंस हमारे सामने लिखी हुई हैं। सबसे पहले क्या करना है, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को लिखना है। देखिए आपका पहला स्टेप क्या है, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखिए, जो कि बहुत सिंपल है। तो ध्यान दीजिए मैं यहाँ पर ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। तो क्या होगी ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स इन इक्वेशंस की। तो इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो आपके पास जो इक्वेशंस हैं वो हैं 4x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल टू में 8, x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू में -1, 15x माइनस 3y प्लस 9z इज इक्वल टू में 21, 15x माइनस 3y प्लस 9z इक्वल टू में 21। ये तीन इक्वेशन है, इनकी मैं ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स अब लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। देखिए ए बी मैट्रिक्स क्या आ जाएगा इसमें। सबसे पहले ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स क्या होते हैं, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट। तो एक्स के कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में 4 1 15, वाई के कोफिशिएंट सेकंड कॉलम में -2 1 -3, जेड के कोफिशिएंट थर्ड कॉलम में 6 -3 और 9, 4 1 15 -2 1 और -3 और जेड के कोफिशिएंट 6 -3 और 9। अब आपके पास कांस्टेंट टर्म 8 -1 21, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होंगे। हो सकता है कहीं पर, जैसे ये इक्वेशन लिखी है, सपोज यहाँ पर अगर ये y वाली टर्म्स होती ही नहीं तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि y का कोफिशिएंट 0 है। तो इस चीज का आप ध्यान दें कि अगर यहाँ पर तो सभी इक्वेशन में एक्स वाई जेड है, लेकिन अगर मान लीजिए पहली इक्वेशन में एक्स वाई जेड है और दूसरी इक्वेशन में केवल जेड है, तो इसका मतलब एक्स और वाई का कोफिशिएंट 0 है, ठीक। चलिए तो जहां पर कोई वेरिएबल नहीं होगा वहां पर उसका कोफिशिएंट 0 आएगा। तो हमारे पास ये ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स आ गई। अब हमें क्या करना है, इसकी रैंक को फाइंड आउट करना है। अगर रैंक, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक, और इस मैट्रिक्स के अंदर ए मैट्रिक्स भी है और ए और बी कंबाइंड भी है। चलिए तो कैलकुलेट करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसकी रैंक को फाइंड आउट करने के लिए ध्यान दीजिए, आपको इस एलिमेंट को 0 बनाना है, आपको इस एलिमेंट को 0 बनाना है सबसे पहले, और जब ये 0 बन जाएंगे तो यहां पर 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करें, यहां पर देखो अगर हमारे पास 4 के प्लेस पे 1 होता, देखिए इक्विवेलेंट फॉर्म मेथड में 1 बनाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर 1 बनाने से हमारी कैलकुलेशन आसान हो रही है तो हम 1 को बनाएंगे। और देखिए यहाँ 1 बनाना बहुत आसान है, आप R1 और R2 रो को आपस में बदल दीजिए एक दूसरे से। तो आप क्या करेंगे, R1 में चेंज करेंगे और R1 को R2 से क्या कर देंगे, बदल देंगे। ऐसा करने से आपके पास जो नई मैट्रिक्स आएगी वो पहली मैट्रिक्स के ही इक्विवेलेंट होगी। और ध्यान दीजिए इसके एलिमेंट क्या आएंगे, देखिए फर्स्ट रो में आ जाएगी सेकंड रो, यानी कि 1, फर्स्ट रो में आपके पास आएगी सेकंड रो 1 1 -3 -1, ठीक। ये फर्स्ट रो होगी। सेकंड रो में फर्स्ट रो को लिखना है 4 -2 6 और 8। थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है, 15 -3 9 और 21। ये हमारे पास न्यू मैट्रिक्स आ गई आफ्टर द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए अब इसके आगे देखिए, अब क्या करना है, अब हमें 4 को और 15 को 0 बनाना है।
यहां पर हमने उसको 0 नहीं बनाया क्योंकि वहां पर कैलकुलेशन टफ हो जाती। चलिए अब 0 बनाते हैं। तो आपको ऑपरेशन क्या लगाना होगा उस पर ध्यान दीजिए। R2 रो में चेंज करना है, तो R2 में चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? R2 में क्या ऐड करने पर 0 बन जाएगा? 4। तो देखिए अगर आप R1 रो को 4 से -4 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर आप 1 को -4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें तो 0 बन जाएगा, यानी कि -4 टाइम्स ऑफ R1, -4 टाइम्स ऑफ R1। ऐसा करने से आपका 0 बन जाएगा। चलिए उसके बाद R3 रो में चेंज करें। R3 में क्या चेंज करना है? R3 प्लस क्या ऐड करूं कि ये 15 जो है 0 बन जाए? तो आप R1 को -15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। R1 को -15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा करने से आपका 0 बन जाएगा। चलिए अब क्या करना है? अब देखिए R1 में तो कोई चेंज है नहीं, तो पहले मैं R1 को लिख लेता हूं। तो R1 में कोई चेंज नहीं है, तो पहले हम लिख लेते हैं R1। ध्यान दीजिए R1 में क्या आएगा, देखिए 1 1 -3 और -1। सेकेंड रो में अब मैं सेकेंड रो के एलिमेंट पहले सेपरेटली लिख रहा हूं। 4 -2 6 एंड 8, ये हमारे पास सेकेंड रो है। अब सेकेंड रो में R1 को ऐड करना है -4 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो R1 को -4 से मल्टीप्लाई करके इसी के नीचे लिख देता हूं। -4 -4 इंटू -3 +12 -4 इंटू -1, तो ये +4। अब इनको कर देंगे ऐड। 0 -6 18 एंड 12, तो ये हमारे पास सेकेंड रो के एलिमेंट आ गए। 0 -6 18 और -12। इसको मैं यहां लिख देता हूं 0 -6 18 और 12। चलिए अब चलते हैं R3 रो में। R3 रो के पहले एलिमेंट लिख लीजिए। 15 -3 9 एंड 21, ये R3 रो के एलिमेंट है। इसमें हमें क्या ऐड करना है? R1 को पहले -15 से मल्टीप्लाई करिए और उसके बाद ऐड करिए। तो R1 को -15 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख लेता हूं। -15 इंटू 1 -15, -15 इंटू 1 -15, -15 इंटू 3, तो ये हो जाएगा प्लस का 45, एंड -15 इंटू 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 15। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो ये 0 आएगा, ये -18, यहां पर 54 और यहां पर आ जाएगा 36। तो नेक्स्ट रो के एलिमेंट आ गए हमारे पास 0 -18 54 और 36। तो थर्ड रो के एलिमेंट भी आ गए। अब क्या करना है? नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट काम है वो इसको 0 बनाना है, तभी तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगी। तो यही हमारा इक्विवेलेंट फॉर्म मेथड होता है, जिसमें हम किसी भी मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको 0 बनाना है इस -6 की हेल्प से। तो अब यहां पर आपको -6 को पहले 1 बनाने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्टली इसको हम 0 बना सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका 3 टाइम्स कितना होगा? -18 के इक्वल होगा। ठीक, यहां पर भी आप ध्यान दें तो ये भी आसान हो जाएगा। तो डायरेक्टली बना सकते हैं, सब एक दूसरे के मल्टीपल लिखे हुए हैं। तो क्या करना है? R3 में चेंज करना है। ध्यान दीजिए क्या चेंज करेंगे? R3 में चेंज करना है, और R3 में क्या ऐड करने पर -18 की जगह 0 आ जाएगा। तो अगर आप R2 में -6 लिखा है, अगर आप इस -6 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, और वो भी -3 से, तो वो +18 हो जाएगा। ये -18 है, 0 आ जाएगा। तो R2 को मल्टीप्लाई कर दें -3 से, ऐसा करने से -18 0 हो जाएगा, और हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स आएगी, जो फर्स्ट मैट्रिक्स के ही क्या होगी? इक्विवेलेंट होगी। तो देखिए न्यू मैट्रिक्स क्या आएगी, उस पर ध्यान दें। R1 में कोई चेंज नहीं, 1 1 -3 -1। उसके बाद R2 में कोई चेंज नहीं, 0 -6 18 और 12। R3 में देखते हैं जरा R3 में क्या चेंज आएगा। तो R3 के एलिमेंट मैं पहले लिख लेता हूं। 0 -18 54 और 36, 54 और 36। चलिए इसमें क्या करना है? R2 में पहले -3 से मल्टीप्लाई करो और इसके साथ ऐड कर दो। तो R2 को -3 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख लीजिए। 3 इंटू -3 इंटू -6 +18 आएगा। ठीक, उसके बाद
18 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -54 आ जाएगा, और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे -36 आ जाएगा। और ये तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन आ गया, सब जीरो हो गया, 0 0 0 एंड 0, ये लीजिए सब जीरो आ गए। तो यहां पर हमारे पास 0 0 0 0। चलिए जी, कंप्लीट हो गया हमारा जो मेथड था वो कंप्लीट हो गया है, यूक्लिडियन फॉर्म मेथड। अब आंसर की बारी। देखिए आंसर क्या होगा, अब उस पर जरा ध्यान दीजिए। देखो यहां पर जो मैट्रिक्स ए है वो यहां तक है, तो मैट्रिक्स ए की रैंक कितनी है, 2 है। देखो 2 ही नॉन जीरो रो है ए में, तो मैट्रिक्स ए की रैंक आ गई हमारे पास 2, ए की रैंक आ गई 2। चलिए अब उसके बाद बात करते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की, जो कि यहां से यहां तक कंप्लीट है, ए बी, इसकी रैंक की बात करते हैं। तो अगर आप इसमें देखें तो इसमें भी 2 ही नॉन जीरो रो हैं, देखिए ये और ये कंप्लीट में। तो इसका मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक है वो भी कितनी है, 2 ही है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी कितनी है, 2। तो रैंक तो दोनों की इक्वल आ गई, लेकिन क्या ये रैंक दोनों की नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है? नंबर ऑफ वेरिएबल तो 3 है, रैंक 2 है, यानी कि इस बार रैंक इक्वल है लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या है, कम है। इसका मतलब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक। लेकिन ये कितनी आई, 2। लेकिन ये जो 2 आया है ये लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। 2 क्या है, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हमारे पास 3 है, वेरिएबल 3 है, रैंक 2 है। इसका मतलब क्योंकि रैंक इक्वल है तो सिस्टम तो कंसिस्टेंट है, सिस्टम कंसिस्टेंट है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन क्योंकि रैंक कम है, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, इसलिए ये जो हमारा सिस्टम है ये कंसिस्टेंट तो है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो द गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहां पर क्योंकि रैंक इक्वल है, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो आप क्या लिखेंगे, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, द सिस्टम इज consistent, the system is consistent with infinite solution, with infinite solution। सिस्टम कंसिस्टेंट है लेकिन सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो चलिए इस इनफाइनाइट सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। देखिए हमारे पास जो लास्ट मैट्रिक्स आई है पहले की तरह, अब यहां पर वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 1 इंटू वाई वाई प्लस अब -3 इंटू जेड -3z इज इक्वल टू -1। कितना आ गया, -1 आ गया। दूसरी इक्वेशन में -6y प्लस 18z इज इक्वल टू 12, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। नाउ थर्ड इक्वेशन में एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है, सब जीरो आ रहा है। तो अब क्या करें, देखिए अब ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, जो तीसरा वेरिएबल है, जैसे हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल जेड, किसी को भी ले सकते हैं जेड, तो हमें क्या करना होगा, एक वेरिएबल को कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मानना पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, किसी कांस्टेंट की टर्म में आएगा। तो हम यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लेते हैं के, और जो हमारा जेड है हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि लेट जेड इक्वल टू के। जेड को क्या एज्यूम करना है, के एज्यूम करना है, और जेड को के एज्यूम कर लेंगे हम, जेड इक्वल टू के। अब देखिए जरा, अगर जेड की वैल्यू के है, अगर जेड की वैल्यू के है तो यहां पर वाई की वैल्यू कितनी आएगी, ये हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में पुट करके वाई को कैलकुलेट करिए। तो देखिए इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो -6y प्लस 18 जेड की जगह के रखेंगे इज इक्वल टू 12, और यहां से y को कैलकुलेट करिए, इसको राइट साइड लेके जाइए, -6y इज इक्वल टू -18k प्लस में 12। अब आप इसको -6 को उधर ले जाएं और डिवाइड कर दें, तो आपके पास जो y की वैल्यू आ जाएगी, देखिए कितनी आएगी,
-18 को -6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, यानी कि 3k। और 12 को -6 से डिवाइड करेंगे तो -2, तो 3k -2 ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, यानी कि z की वैल्यू k आ गई, y की वैल्यू 3k -2 आ गई। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं x की वैल्यू। देखिए x कितना होगा, x पे भी जरा ध्यान दीजिए, x। अब आप इक्वेशन 1 में y और z दोनों को पुट कर दीजिए तो x आ जाएगा। देखिए x प्लस y कितना है 3k -2। पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू -1। अब यहां पर y और z को पुट करेंगे तो देखिए y कितना है x प्लस 3k -2 और z कितना है k, तो यहां पर -3k इज इक्वल टू -1। देखिए ध्यान दीजिए, y की वैल्यू 3k -2, z की वैल्यू k पुट कर दी। ऐसा करने से हमारे पास देखिए क्या बचा, 3k से 3k कैंसिल हो गया है ना, 3k से 3k क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो कितना बचा हमारे पास, यहां पर बचा x -2 इज इक्वल टू -1। 2 को उधर लेके जाएंगे -2 को, तो ये 2 -1 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो देखिए x की वैल्यू तो 1 है, लेकिन y और z की जो वैल्यू है वो k की टर्म्स में आ रही है। और k क्या है, k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू तो एक ही आएगी 1, लेकिन y की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, z की वैल्यू भी इनफाइनाइट होगी, क्योंकि जैसे जैसे k चेंज करेगा z भी चेंज करेगा, सिमिलरली y भी चेंज करेगा। तो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ k, यानी कि कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान लेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर, जो यहां पर आया नहीं है लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर आ जाए तो आपको क्या करना है उस पर भी ध्यान दीजिए। देखिए आप इस क्वेश्चन की, जैसे हमने रैंक फाइंड आउट की, यहां पर इसकी रैंक 2 आई, ऐसा भी तो हो सकता है कि कॉलम सेकंड रो भी 0 हो जाए, तो उस केस में रैंक क्या आएगी, 1 आएगी। तो इसका मतलब रैंक 1 आएगी तो हमारे पास एक ही इक्वेशन बनेगी, 2 इक्वेशन तो आएंगी नहीं। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, 3 वेरिएबल में से कोई भी 2 वेरिएबल को, जैसे फॉर एग्जांपल y और z को आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान लेंगे। जैसे आपने y को a मान लिया और z को b मान लिया, उसके बाद इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और x को इन टर्म्स ऑफ a और b फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारे पास वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। ये आपके पास लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप अपने ट्राई करें, सॉल्व करें। आंसर यहां पर लिखा हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्टली पहले के जैसा ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नॉट कंसिस्टेंट। मतलब यहां पर तो लिख दिया कि आपको ये शो करना है कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो नहीं है, नो सॉल्यूशन। तो सिंपल सी बात है, हमें सिर्फ इतना प्रूव करना है कि जो ए मैट्रिक्स की रैंक है वो ऑगमेंटेड की मैट्रिक्स की रैंक के इक्वल नहीं है। अगर हमने ऐसा प्रूव कर दिया तो इस इक्वेशन का, इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो चलिए प्रूव करते हैं। देखिए अब मैं यहां पर डायरेक्टली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख रहा हूं, इक्वेशंस सामने लिखी हुई हैं, मैं डायरेक्टली अब देख के वहां से लिख रहा हूं। तो अब आपको लिखना आ गया होगा कि डायरेक्टली कैसे लिखेंगे। चलिए तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देखिए कितने हो, x का कोफिशिएंट यहां पर 1 है, 3 है और 2 है, तो डायरेक्टली फर्स्ट कॉलम में 1 2 एंड 3 आ जाएगा। y का कोफिशिएंट देखिए, y का कोफिशिएंट 1 1 एंड 4, y का कोफिशिएंट 1 1 एंड 4, थोड़ा ध्यान से लिखना है, 1 1 एंड 4। अब z का कोफिशिएंट 1 -2 और लास्ट में कितना है 7। ठीक, अब कांस्टेंट टर्म को ध्यान दीजिए क्या क्या है। फर्स्ट में -3, सेकंड में -2 और थर्ड में हमारे पास कांस्टेंट टर्म है 7। चलिए 7, ये हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गई। अब हमें इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, मतलब हमें इक्लियन फॉर्म मेथड लगाना है। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे उस पे जरा ध्यान दें। सबसे पहले हम इस 2 को और इस 3 को 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। मैट्रिक्स को एक बार और चेक कर लीजिए, 1 1 1 -3,
3 1 -2 -2 2 4 1। ये यहाँ पर एक एलिमेंट गलत हो गया, देखिए हमारा। चलिए देखिए, x के कोफिशिएंट 1 1 3 एंड 2। चलिए इसको दोबारा लिख लेते हैं, गलत। देखिए चलिए पहले मैं इन इक्वेशंस को कॉपी कर लेता हूं। देखिए हमारे पास इक्वेशंस हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में -3। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस वाई -2z इज इक्वल टू में -2। 3x प्लस वाई -2z इक्वल टू में -2। उसके बाद थर्ड इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस प्लस 7z इक्वल टू में 7। ये हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -3, 3x प्लस वाई -2z इक्वल टू -2, 2x प्लस 4y प्लस 7z इक्वल टू 7। ये हमारे पास तीन इक्वेशन का एक सिस्टम है। इसको हमें सॉल्व करना है और प्रूव करना है कि ये कंसिस्टेंट नहीं है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। तो देखिए ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में क्या क्या आएगा, ध्यान दीजिए। पहले कॉलम में x के कोफिशिएंट जो कि 1 3 और 2, y के कोफिशिएंट 1 1 एंड 4, z के कोफिशिएंट 1 -2 और 7। उसके बाद कांस्टेंट टर्म -3 -2 और 7। ये हमारे पास आ गई ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ 1। तो चलिए इसको 0 बनाने के लिए क्या ऑपरेशन लगाना होगा, ध्यान दीजिए। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, R2 में चेंज करेंगे और R2 में क्या ऐड करने पे 3 0 बन जाएगा, -3। तो R1 को -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3 टाइम्स ऑफ R1। उसके बाद R3 में चेंज करेंगे और R3 में क्या ऐड करने पे R3 0 बन जाएगा। तो R3 में 2 लिखा है, -2 ऐड करने पे 0 बनेगा। तो R1 को -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा करने से हमारे पास यहां पर दोनों जगह पर 0 आ जाएगा। तो जो नई मैट्रिक्स आएगी उस पर जरा ध्यान दीजिए क्या होगी। देखिए न्यू मैट्रिक्स, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, 1 1 1 और -3, 1 1 1 -3, कोई चेंज नहीं। सेकंड रो में चेंज आएगा तो सेकंड रो के एलिमेंट पहले मैं साइड में लिख लेता हूं, 3 1 -2 -2। और R3 में R1 में -3 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देता हूं -3 इंटू 1 -3 -3 इंटू 1 -3 -3 इंटू -3 प्लस का 9 ऐड कर दें 0 -2 -5 और 7। तो सेकंड रो के एलिमेंट आ गए 0 -2 -5 एंड 7। चलिए नेक्स्ट थर्ड रो का ऑपरेशन लगाते हैं। थर्ड रो में क्या करना है, R3 में ऐड करना है R3 प्लस -2 टाइम्स ऑफ R1। तो R3 को पहले मैं लिख लेता हूं 2 4 7 7 और R3 में -2 टाइम्स ऑफ R1 करना है। तो -2 यानी कि आ जाएगा आपका -2 इंटू 1 -2 इंटू 1 -2 इंटू 1 एंड -2 इंटू 3 प्लस 6, 0 2 5 और 13, 0 5 2 और 13। तो इसमें आपके एलिमेंट आ गए 0 2 5 और 13, 0 2 5 और 13, 0 2 5 13। चलिए तो ये हमारे पास न्यू मैट्रिक्स आ गई जो कि फर्स्ट मैट्रिक्स के ही क्या है, इक्विवेलेंट है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या आएगी। देखो अब क्या करना है, सबसे पहले तो इसको 0 बनाना है। इसको क्या करना है, 0 बनाना है। और इसको 0 बनाना बहुत आसान है, सीधे आप
अगर इस 2 में इस -2 को ऐड कर दे 0 बन जाएगा। इसका मतलब R3 में चेंज करना है और R3 प्लस R2 करना है। R3 में चेंज R3 प्लस R2 करने से हमारे पास थर्ड रो 0 बन जाएगी। तो जो आपके पास न्यू मैट्रिक्स आएगी उसमें देखिए क्या एलिमेंट होंगे, 1 1 1 -3, 1 1 1 -3। सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं है तो सेकेंड रो के भी ऐसे ही लिख दो, 0 -2 -5 और 7। थर्ड रो में चेंज है, देखिए ऐड करना है डायरेक्टली, 2 -2 0, 5 -5 0 और 7 + 3 10। और इस बार कुछ अलग आ रहा है, देखिए क्या अलग आ रहा है। अगर आप इस बार ध्यान दें तो इस बार ए मैट्रिक्स यहां तक है और ए मैट्रिक्स में केवल 2 ही नॉन जीरो रो हैं, फर्स्ट और सेकेंड। इसका मतलब मैट्रिक्स ए की जो रैंक है वो 2 है। अच्छा, अब रैंक चेक करते हैं ए बी की, जो कि हमारी ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स है, इसकी रैंक कितनी है। तो देखो 1 2 3, 3 नॉन जीरो रो है तो रैंक आ गई 3। तो यहां से देखो क्या हुआ, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी। यानी कि ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक है और मैट्रिक्स ए की जो रैंक है वो दोनों रैंक इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनकंसिस्टेंट, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखिए हमें यही प्रूव करना था कि ये सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है। तो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन is not consistent, is not consistent। ठीक है ना, तो हमारे पास जो ये सिस्टम है वो कंसिस्टेंट नहीं है, यानी कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट। हेंस प्रूव। तो आपको सिर्फ क्या करना था, रैंक मैट्रिक्स ए की रैंक और मैट्रिक्स ए बी की रैंक, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक, ये प्रूव करना है दोनों इक्वल नहीं है और हमने ऐसा प्रूव कर दिया। तो देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप सिंपली कह सकते हैं नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो कैलकुलेट भी नहीं करना है, कैलकुलेट क्या करें जब सॉल्यूशन नहीं है ना। तो अगर सिस्टम का सॉल्यूशन होगा तभी हम सॉल्यूशन को कैलकुलेट करेंगे, है ना। या तो वो यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा और दोनों को मैं कैलकुलेट करना आपको सिखा चुका हूं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, अब ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, देखिए इससे पहले मैं आपको 3 क्वेश्चन करा चुका हूं। एक में हमने यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, एक में हमने इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड आउट किया और एक में हमने नो सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। यानी कि 3 तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं। तीनों सॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है और देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर के AQ2 के पेपर देखेंगे तो पिछले 5 इयर्स में, है ना, यही क्वेश्चन लगभग 3 बार आया है। 2 बार तो एग्जैक्टली सेम आया है, एक बार थोड़ा सा डेटा चेंज है। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज यही है, सब कुछ यही है, केवल वैल्यू चेंज कर दी है। और 2 बार तो एग्जैक्टली सेम है, 2 बार एग्जैक्टली सेम है। मैं पिछले 5 इयर्स की बात कर रहा हूं, उससे पहले भी बहुत बार आ चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में से जो सबसे ज्यादा अगर कोई टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो यही वाला टाइप है। क्या है, डिटरमाइन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हमें इस सिस्टम में लैम्डा और म्यू कैलकुलेट करना है। कंडीशन इन्होंने दे रखी है कब कब कैलकुलेट करना है, जब नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको सिर्फ जैसा अभी तक हम करते आ रहे थे वही करेंगे, लास्ट में जाके बस आपको थोड़ा सा चेंज करना है। चलिए तो स्टार्टिंग क्या होगी, सबसे पहले मैं तीनों इक्वेशंस को लिख लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। तीनों इक्वेशंस हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में 6, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू में 10। और थर्ड है x प्लस 2y प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू में
म्यू। ये हमारे पास तीन इक्वेशन है, इसमें से हमें लैम्डा और म्यू को फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली जैसे अभी तक स्टार्ट कर रहे थे क्वेश्चन को, वैसे ही आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और इसमें सबसे पहले आप ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को लिखेंगे। देखिए क्या होगी, ए बी। चलिए, तो कोफिशिएंट x के आएंगे 1 1 1, फिर y के कोफिशिएंट आएंगे 1 2 2, z के कोफिशिएंट आएंगे 1 3 और लैम्डा यहां पर 6 10 और म्यू। ये हमारे पास आ गई ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। अब इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है उस पर जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना, सॉरी इसको दोनों को 0 बनाना है। 1 1 तो लिखा है, 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे, ऊपर वाले 1 की हेल्प से बनाएंगे, बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये स्टेप। क्या करेंगे, R2 में चेंज कर दीजिए, और R2 में क्या चेंज करना है, R2 में से डायरेक्टली R1 को माइनस कर दीजिए। ठीक, दूसरा ऑपरेशन क्या है, R3 में चेंज कर दीजिए, और R3 में से भी R1 को माइनस कर देंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। तो चलिए इस ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं और देखिए क्या आती है नई मैट्रिक्स। तो न्यू मैट्रिक्स जो आपके पास आएगी, जो कि फर्स्ट मैट्रिक्स के ही इक्विवेलेंट होगी, उस पर ध्यान दीजिए। पहली रो में कोई चेंज नहीं है, 1 1 1 और 6, 1 1 और 6। दूसरी रो में इसमें से इसको माइनस करना है, तो 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2, 10 - 6 4। थर्ड रो में देखिए 1 - 1 0, 2 - 1 1, लैम्डा -1, लैम्डा -1 और म्यू -6, म्यू -6। तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ गया। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए अब क्या करें, देखिए हमारे पास अब नेक्स्ट जो टॉपिक, नेक्स्ट जो हमारे पास टारगेट है वो इस 1 को 0 बनाना है। और इस 1 को 0 बनाएंगे हम किसकी हेल्प से, इस 1 की हेल्प से। आपको इस 1 को क्या करना है, 0 बनाना है। तो अब ध्यान दीजिए क्या हमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाना होगा। देखिए आपको R3 में चेंज करना है, और R3 में क्या चेंज करना है, R3 में से R2 को माइनस कर देना है। R3 में से R2 को माइनस कर देंगे। ऐसा करने से आपके पास जो नई मैट्रिक्स आएगी उस पर जरा ध्यान दें, वो क्या होगी। देखिए न्यू मैट्रिक्स, R1 R2 में कोई चेंज नहीं है, पहले इनको ऐसे ही लिख लेते हैं, 1 1 1 और 6। सेकेंड रो में 0 1 2 एंड 4, इसको भी ऐसे ही लिख दिया। थर्ड रो में चेंज करना है, थर्ड रो में से सेकंड रो को माइनस करना है, तो डायरेक्टली माइनस कर दीजिए, 0 - 0 0, 1 - 1 0। देखिए लैम्डा -1 में से, लैम्डा -1 में से माइनस करना है 2 को, तो -2 यानी कि लैम्डा -3 आ जाएगा, लैम्डा -3। और लास्ट में म्यू -6 में से, म्यू -6 में से आपको माइनस करना है। देखिए यहां पर हमारे पास 4 है, तो म्यू -6 में से माइनस कर दीजिए 4 को, तो यह आ जाएगा म्यू -10, म्यू -10। तो लास्ट में हमारे पास क्या आएगा उस पर ध्यान दीजिए, म्यू -10। चलिए ये हमारे पास न्यू मैट्रिक्स आ गई। अब आप इस पे ध्यान दें, देखिए इसमें क्या है, क्या ये अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, बिल्कुल ये अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में मैट्रिक्स कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक, हमारे पास यहां पर देखिए पहली कंडीशन क्या है कि सॉल्यूशन नो होना चाहिए। अब देखिए नो सॉल्यूशन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन में जो मैट्रिक्स ए होती है, मैट्रिक्स ए की रैंक, अगर हम रैंक की बात करें तो मैट्रिक्स ए की जो रैंक है वो ऑग्यूमेंटेड के बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी कि इतने पार्ट की रैंक इस पार्ट के इक्वल नहीं होनी चाहिए, यानी कि पूरी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कब ऐसा होगा, देखो अगर ये लैम्डा -3, अगर ये लैम्डा -3 0 हो जाए तो ए मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी, 2, ए की रैंक क्या आएगी 2। और म्यू -10 ये 0 ना हो, मतलब म्यू -10 0 ना हो और ये 0 हो जाए तो ए की रैंक हो जाएगी 2, और अगर ये 0 नहीं है तो ए बी की रैंक हो जाएगी 3, तो यानी कि नो सॉल्यूशन हो गया।
तो इसका मतलब यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहला केस, पहले में क्या बोला था, फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन। तो ध्यान दीजिए फर्स्ट केस में इन्होंने कहा अगर नो सॉल्यूशन होना चाहिए, तो देखिए फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन, अगर हम ये चाहते हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन ना हो, इसका कोई सॉल्यूशन ना हो, तो इसके लिए जो लैम्डा -3 है ये 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, लैम्डा -3 क्या होना चाहिए? 0। अगर लैम्डा -3 0 हो गया तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई। इसका मतलब लैम्डा की जो वैल्यू है हमारे पास नो सॉल्यूशन के लिए वो 3 होनी चाहिए। चलिए अब आगे देखिए, लैम्डा की वैल्यू 3 और ये जो म्यू -10 है, म्यू -10 ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो रैंक बराबर हो जाएगी, और रैंक बराबर हो गई तो फिर नो सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि ये 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब म्यू की वैल्यू 10 नहीं होनी चाहिए। तो नो सॉल्यूशन के लिए लैम्डा 3 होना चाहिए और म्यू की वैल्यू 10 नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन होगा। तो हमने लैम्डा और म्यू दोनों की वैल्यू बता दी, कब? जब नो सॉल्यूशन है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या कहा है? सेकंड पार्ट में कहा यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट में कहा यूनिक सॉल्यूशन। तो देखिए यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा या कब होगा यूनिक सॉल्यूशन? अगर दोनों की रैंक इक्वल हुई तब होगा। पहली बात तो दोनों की रैंक इक्वल होनी चाहिए। दूसरा, ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर होनी चाहिए। नंबर ऑफ वेरिएबल्स काउंट करो 3 है, तो इसका मतलब इसकी रैंक भी 3 होनी चाहिए। और इसकी रैंक 3 कब होगी? ध्यान दीजिएगा जरा सेकंड पार्ट पे, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास इसकी रैंक होनी चाहिए 3 रैंक। इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पास ये लिखा है लैम्डा -3 ये कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो रैंक 2 हो जाएगी, मैट्रिक्स A की, तो फिर आगे का कोई मतलब ही नहीं बचा, क्योंकि रैंक तो 3 होनी चाहिए, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है। तो इसका मतलब लैम्डा -3 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा सॉल्यूशन यूनिक हो। लेकिन अभी बात इतने से नहीं बनेगी, अभी बात इतने से नहीं बनेगी, अभी इस म्यू के बारे में भी बताना पड़ेगा। देखिए अब अगर ये 0 नहीं है, अगर लैम्डा 3 नहीं है तो ये 0 नहीं है। ठीक, अब म्यू -10 चाहे 0 हो या कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ये 0 नहीं है तो A की रैंक 3 आएगी और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसकी रैंक भी 3 आएगी, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। यानी कि म्यू कैन हैव एनी वैल्यू, म्यू कैन हैव एनी वैल्यू, म्यू कैन हैव एनी वैल्यू, म्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो सेकंड पार्ट में यूनिक सॉल्यूशन के लिए लैम्डा 3 नहीं होना चाहिए, लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, म्यू की वैल्यू चाहे जो भी हो, हमारे पास इसका सॉल्यूशन यूनिक ही होगा। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे, और देखिए थर्ड पार्ट में क्या है। थर्ड पार्ट में कहा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होना चाहिए। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के लिए क्या होना चाहिए? देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा? अगर हमारे पास जो रैंक है वो तो इक्वल हो लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो। यानी कि यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं 3, तो हमारे पास देखिए ये पहले 2 रो तो 0 हो नहीं सकती, इनमें से सारे एलिमेंट 0 नहीं हो सकते, यानी कि इसी रो में कुछ हो सकता है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि रैंक बराबर हो, रैंक दोनों की इक्वल हो, ए की भी और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की भी, तो उसके लिए हमारे पास लैम्डा -3 और म्यू -10 दोनों को 0 होना पड़ेगा, तभी दोनों की रैंक इक्वल भी आएगी और नंबर ऑफ वेरिएबल से कम भी आएगी। तो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, जो हमारे पास लैम्डा -3 है ये 0 होना चाहिए और म्यू -10, लैम्डा -3 0 हो गया तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 3 होनी चाहिए। उसके बाद म्यू -10, म्यू -10 ये भी 0 होना चाहिए, मतलब म्यू की वैल्यू होनी चाहिए 10। तो हमारे पास तीनों ही केस में हमने म्यू और लैम्डा को बता दिया है कि यहां पर लैम्डा 3 और म्यू = 10 होना चाहिए। ऐसा देखिए क्यों हुआ? एक्चुअल में नो सॉल्यूशन में क्या था, एक्चुअल में नो सॉल्यूशन में यहां पर नो सॉल्यूशन के केस में जो रैंक होती है वो इक्वल नहीं होती है।
तो हमें ये करना है, हमें ये बताना है कि दोनों की रैंक इक्वल ना हो। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको 0 कर दिया, उसको 0 नहीं किया। इसका मतलब ए की रैंक 2 हो गई और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक 3 हो गई, तो हो गया नो सॉल्यूशन। यूनिक में ध्यान दीजिए, ये λ-3 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, तो रैंक भी 3 होनी चाहिए दोनों की। तो दोनों की रैंक 3 तब होगी जब ये 0 नहीं होगा, तो λ3 के इक्वल नहीं हो सकता, म्यू कुछ भी हो सकता है। और इनफाइनाइट में दोनों ही 0 होने चाहिए, क्योंकि दोनों 0 हो जाएंगे तो ए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक 2 आ जाएगी, जो कि नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होगी, तो उस केस में सॉल्यूशन हो जाएगा इनफाइनाइट। तो हमने तीनों केस में लैम्डा म्यू की वैल्यू आपको बता दी है, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से करें, ऐसे टाइप के और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जैसा अभी भी मैंने कराया उसी के जैसा एग्जैक्टली, और यहाँ पर वैल्यूज लिखी हुई है आंसर। अब नेक्स्ट आगे देखिए हमने नॉन होमोजीनियस सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की। तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या है, Ax इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में मैं आपको समझा चुका हूं, यहां पर जो कांस्टेंट टर्म होती है वो 0 होती है, यानी कि जो कांस्टेंट मैट्रिक्स होगी वो 0 आएगी। तो अब यहां पर अगर आप ध्यान दें, देखिए यहां पर जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगी उसका लास्ट कॉलम पूरा 0 आएगा, यानी कि एलिमेंट केवल ए मैट्रिक्स में ही आएंगे। तो ऐसे केस में कभी भी ऐसी कंडीशन तो बनेगी नहीं कि ए मैट्रिक्स की रैंक अलग हो और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक अलग हो, यानी कि रैंक तो हमेशा दोनों की इक्वल ही आएंगी, क्योंकि लास्ट कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हैं। तो जब रैंक मतलब रैंक हमारे पास यहाँ पर जो दोनों मैट्रिक्स की है वो अनइक्वल कभी नहीं आएगी, यानी कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमेशा इक्वल आने वाली है। इसका मतलब जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका कभी भी नो सॉल्यूशन नहीं होगा, ये सिस्टम कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, ऑलवेज कंसिस्टेंट होगा। अब अगर ये कंसिस्टेंट होगा तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा उस पर ध्यान देते हैं। देखिए क्या लिखा, ऑलवेज हैज ए सॉल्यूशन, हमेशा सॉल्यूशन होगा। अब आपको क्या करना है, रैंक को फाइंड करना है, किसकी, मैट्रिक्स ए की। अब ध्यान दीजिए, देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि उसका लास्ट कॉलम 0 आने वाला है। तो इसका मतलब मैट्रिक्स ए की रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक इक्वल ही होगी, तो इसलिए हम डायरेक्टली मैट्रिक्स ए की ही रैंक को फाइंड कर लेते हैं। अगर मैट्रिक्स ए की रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आ गई, अगर मैट्रिक्स ए की रैंक नंबर ऑफ अननोन के इक्वल आ गई, तो सॉल्यूशन होगा यूनिक। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यहां पर इसके यूनिक सॉल्यूशन को हम ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअल में इस केस में अगर कोई यूनिक सॉल्यूशन होगा तो वो होगा तीनों वेरिएबल या जितने भी उस इक्वेशन में वेरिएबल है सबकी वैल्यू 0 आएगी। जैसे अगर इक्वेशन हमारे पास एक्स वाई जेड में है तो एक्स भी 0 होगा, वाई भी 0 होगा, जेड भी 0 होगा। तो अगर आपकी रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल हुई तो सारे वेरिएबल की वैल्यू 0 आएगी और सॉल्यूशन होगा यूनिक, और इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। अच्छा अब दूसरा केस, अगर आपकी जो रैंक है वो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, अगर रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है तो ऐसे केस में जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को कैसे कैलकुलेट करना है, ये अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरह से सेम यहां पर भी होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। वैसे ही हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन को कैलकुलेट करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू को के मान लेंगे और बाकी जो 2 वेरिएबल होंगे के की टर्म्स में ही उसको फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। Determine the values of value of lambda so that the equation have no solution, have a non, यहां पर have a non zero solution होगा, non zero solution। हमें इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें क्या कहा गया है कि लैम्डा की वैल्यू को फाइंड करो, इसका जो सॉल्यूशन है वो नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब आप समझ रहे हैं, नॉन जीरो का मतलब ये है कि आपके पास जो इसका आंसर आएगा फाइनली वो एक्स वाई जेड 0 नहीं होंगे, नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। जीरो सॉल्यूशन कब होता है, जब एक्स वाई जेड तीनों 0 आ जाए। तो चलिए पहले इन तीनों इक्वेशंस को मैं लिख लेता हूं। पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू में 0। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 3y, सॉरी x प्लस, फर्स्ट है 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 3z
इक्वल टू में 0 और थर्ड इक्वेशन है 4x प्लस 3y प्लस लैम्डा एंड इक्वल टू में लैम्डा जेड इक्वल टू में 0, लैम्डा जेड इक्वल टू में 0। और हमें यहां से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है और इसका जो सॉल्यूशन है वो नॉन जीरो है, नॉन जीरो सॉल्यूशन। देखिए नॉन जीरो सॉल्यूशन कब होता है, देखिए जीरो सॉल्यूशन कब आएगा, देखो लास्ट में अभी मैंने आपको बताया कि यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, जब रैंक जो है वो नंबर ऑफ अननोन के इक्वल आ जाएगी तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इसका मतलब हमारा ये वाला केस है नॉन जीरो सॉल्यूशन का। नॉन जीरो सॉल्यूशन में क्या होता है, जो रैंक होती है वो नंबर ऑफ अननोन से कम होती है, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होती है। चलिए तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर मैट्रिक्स ए की रैंक को फाइंड आउट कर लेते हैं, मैट्रिक्स ए की रैंक को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां पर मैट्रिक्स ए मैं लिख देता हूं, तो ए एक्स के कोफिशिएंट 2 1 4 1 1 3 2 3 एंड लैम्डा, ये मेरे पास आ गई मैट्रिक्स ए। अब हमें इस मैट्रिक्स ए की रैंक को फाइंड आउट करना है कि इसकी रैंक कितनी है ना। अगर ये रैंक, देखिए ध्यान दीजिए, रैंक को यहां पर नॉन जीरो सॉल्यूशन है तो इसका मतलब इसकी जो रैंक है वो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है तो इसकी रैंक होनी चाहिए 2। चलिए तो 2 रैंक होनी चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें, ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले हम इसको 0 बनाएंगे और इसको 0 बनाएंगे। तो क्या ऑपरेशन लगाऊं यहाँ पर, आर, देखिए हाँ सबसे पहले इसको और इसको 0 बनाना है, ऊपर 2 लिखा है तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि R1 और R2 को एक्सचेंज कर लेते हैं, बदल देते हैं, तो R1 पहली पोजीशन पर पहुंच जाएगा R1 और R2 को। तो हमारे पास जो नई मैट्रिक्स आएगी उस पर ध्यान दीजिए वो क्या होगी, देखिए मैट्रिक्स ए इज इक्विवेलेंट 1 1 3 2 1 2 एंड 4 3 लैम्डा। ये हमारे पास एक नई मैट्रिक्स आ गई जो फर्स्ट मैट्रिक्स के ही क्या है, इक्विवेलेंट है। चलिए अब हमें क्या करना है, अब 0 बनाएंगे। अब देखिए 0 बनाएंगे, इस 2 को 0 बनाएंगे, 4 को 0 बनाएंगे, तो क्या ऑपरेशन होगा, R2 में चेंज R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, R2 प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, R1 को -2 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर दीजिए तो 0 आ जाएगा। इसी तरह से R3 में चेंज करेंगे और R3 में आप ऐड कर दीजिए -4 टाइम्स ऑफ R1 तो 0 बन जाएगा। तो ऐसा करने से जो हमारे पास नई मैट्रिक्स आएगी उस पर जरा ध्यान दें। देखिए तो नई मैट्रिक्स होगी जो ए के ही इक्विवेलेंट होगी। एलिमेंट देखिए क्या क्या आएंगे, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है तो फर्स्ट रो को ऐसे ही लिखें 1 1 और 3, 1 1 और 3। सेकंड रो में, सेकंड रो के पहले एलिमेंट लिख लेता हूं 2 1 2, उसके बाद फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करके इसी के नीचे लिखिए -2 एंड -6, ऐड कर दीजिए 0 -1 -4, तो हमारे पास एलिमेंट आ गए 0 -1 -4, 0 -1 -4। अब थर्ड रो में चेंज करना है, थर्ड रो के एलिमेंट 4 3 और लैम्डा, -4 से मल्टीप्लाई करिए R1 को और इसके नीचे लिखिए -4 -4 -12, -4 इंटू 3 -12, ऐड करिए 0 -1 लैम्डा -12, लैम्डा -12, तो थर्ड रो के एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास 0 -1 लैम्डा -12। अब आगे देखिए, अब क्या करना है, अब इसको 0 बनाना है तभी तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगी। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करना है, अगर मैं R3 में से R2 को माइनस कर दूं तो डायरेक्टली 0 बन जाएगा। R3 में से R2 को माइनस करने पे डायरेक्टली 0 बन रहा है, डायरेक्टली 0 बन रहा है, ध्यान दीजिए। देखिए तो जो न्यू मैट्रिक्स होगी, पहली रो में कोई चेंज नहीं है, दूसरी रो में कोई चेंज नहीं है, तीसरी रो में 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, -1 में से -1 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद लैम्डा -12 में से अगर आप माइनस करेंगे -4 को तो बेटा प्लस हो जाएगा, लैम्डा -12 माइनस +4 तो लैम्डा -8 आएगा।
तो यहां पर हमारे पास नया एलिमेंट आ जाएगा लैम्डा माइनस 8। तो ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर फॉर्म आ चुकी है। अब इस अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में हमें रैंक को देखना। देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन में कि ये जो सिस्टम है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द इक्वेशन हैव नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब यहां पर जो मैट्रिक्स की रैंक होगी वो रैंक, मैट्रिक्स की जो रैंक होगी नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होगी। तो अगर आप इसमें ध्यान दें तो जो मैट्रिक्स की रैंक है वो 3 से कम होनी चाहिए, और 3 से रैंक कम कब हो सकती है, जब ये लैम्डा माइनस 8 की वैल्यू 0 होगी। लैम्डा माइनस 8 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो आप क्या लिखेंगे, फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन, फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन। अगर आप ये चाहते हैं कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो नॉन जीरो हो, तो इसके लिए लैम्डा माइनस 8 को 0 होना पड़ेगा, यानी कि लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 8। लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। तो फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन लैम्डा माइनस 8 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए इस मैट्रिक्स की रैंक होनी चाहिए 2, और मैट्रिक्स की रैंक यहाँ पर अगर हम लैम्डा माइनस 8 को 0 नहीं रखते हैं तो 3 हो जाएगी, और रैंक 3 हो गई तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर हो गई। उस केस में सॉल्यूशन हो जाएगा यूनिक, यानी कि ट्रिवियल सॉल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीरो सॉल्यूशन भी बोलते हैं, यानी कि एक्स वाई जेड तीनों जीरो हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, हैव नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए लैम्डा माइनस 8 को 0 होना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसकी रैंक तभी 2 हो सकती है। चलिए अब यहां पर इसी क्वेश्चन को देखिए हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, दूसरा मेथड भी इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चंस में आपको लगाना पड़ सकता है, तो उसको भी एक बार ध्यान दें। देखिए क्या है, अगर इन्होंने कहा कि इस मैट्रिक्स का, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए बनी वो 3/3 की बनी। क्या बनी, 3/3 की। अगर इसका सॉल्यूशन नॉन जीरो है तो इसका मतलब इसकी जो रैंक होगी वो 3 से कम है, और रैंक अगर 3 से कम हुई तो थोड़ा याद करिए, जब हमने स्टार्टिंग में रैंक स्टार्ट किया था तो उस समय मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन कराए थे जो रैंक की डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड थे। अगर 3/3 मैट्रिक्स की रैंक 3 से कम है तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा 3/3 का, वो डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होगा। यानी कि हम डायरेक्टली इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट है, मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट कितना है, 2 1 1, सॉरी 2 1 1 और 4, 1 1 एंड 3, 2 3 लैम्डा, 2 3 लैम्डा, ये हमारे पास है मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट। अब आपको क्या करना है, देखिए अगर इसका सॉल्यूशन नॉन जीरो सॉल्यूशन है तो कुछ नहीं करना है, जो आपका ये डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, यानी कि 4 नॉन जीरो सॉल्यूशन डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अब देखो इसका डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 2 1 4 1 1 3 2 3 लैम्डा इक्वल टू में 0। अब इसको डिटरमिनेंट सबको एक्सपेंड करना आता है, इसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो एक्सपेंड करने से देखिए क्या आ जाएगा, मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो। देखिए फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करने से हमारे पास क्या आएगा, उस पे जरा ध्यान दीजिए। देखिए देखिए फर्स्ट रो, तो पहला एलिमेंट 2, तो 2 जिसमें 2 लिखा है, तो 2 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप कर देंगे, तो 1 3 3 लैम्डा, माइनस इसका साइन माइनस होगा, -1। अब आप इस रो, इस कॉलम और इस रो को हटा दीजिए, तो 1 4 3 लैम्डा +2। अब इसको रिमूव कर देंगे तो 1 1 4 3 एंड इक्वल टू में 0। अब इसको जरा एक्सपेंड करके लिखें 2। देखिए लैम्डा -9, लैम्डा -9 -1, लैम्डा -12, और यहां पर आ जाएगा +2 3 - 4 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0।
अब आगे देखिए, इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। 2 लैम्डा माइनस 18 माइनस लैम्डा माइनस माइनस प्लस 12, यहां पर -2 आ जाएगा इक्वल टू में 0, -2 इक्वल टू में 0। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए 2 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा बचेगा, तो इसका आंसर मैं यहां पर लिख लेता हूं। देखिए हाँ, 2 लैम्डा माइनस लैम्डा लैम्डा, उसके बाद -18 और -2 -20 और प्लस में 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्डा माइनस 8 इक्वल टू 0 और लैम्डा की वैल्यू आ गई 8। तो ये हमारा सेकंड मेथड था जिससे हम लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन है नॉन होमोजीनियस सिस्टम के, उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे नॉन होमोजीनियस सिस्टम के सॉल्व किए थे वैसे होमोजीनियस के भी होंगे, बल्कि वहां से ज्यादा आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपको कोई लैम्डा म्यू इस तरह से कांस्टेंट दिए हैं और आपको उनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप कंडीशन लगाएंगे। दो मेथड से आप कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं और डिटरमिनेंट मेथड से भी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में डिटरमिनेंट मेथड लगाना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले एक ही ट्यूब में आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन। तो यहां से हमारा जो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम था वो मैंने आपको दोनों करा दिए हैं, दोनों में आपको मैंने क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, देखिए इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में, जैसा अभी लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसी के जैसा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो टॉपिक था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसमें दो तरह के सिस्टम थे, दोनों को मैंने आपको दोनों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए हैं। कुछ और क्वेश्चंस आप घर में प्रैक्टिस करें। तो आज का लेक्चर इतना ही होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।